हेलो स्टूडेंट्स, कल हम कर रहे थे एकाधिकार के सिद्धांत। तो कल हमने एकाधिकार का अर्थ और इसकी विशेषताएं कर ली थी। आज हम करेंगे एकाधिकार में मांग तथा आय। तो एकाधिकारी में क्या होता है, मांग वक्र, औसत आय वक्र जो होता है वही मांग वक्र होता है। इसे हम डायग्राम द्वारा कर लेते हैं। डायग्राम में ओ एक्स जो है हमारा, उस पे उत्पादन दिखाया गया है और ओ वाई पे आय दिखाई गई है। ठीक है, तो इसमें ये जो है ये ए आर यानी कि औसत आय वक्र है और ये जो है वो एम आर कर्व है। ठीक है, तो एकाधिकारी में क्या होता है, जो औसत आय वक्र होता है वही क्या होता है, डिमांड वक्र होता है। इसमें औसत आय और सीमांत आय वक्र जो होते हैं एकाधिकार में, दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में था, उसमें क्या था, ओ एक्स के समांतर थे ये दोनों और एक ही थे। ए आर और एम आर वक्र जो थे दोनों एक ही थे और ओ एक्स के समांतर थे। लेकिन एकाधिकार में क्या होता है, एम आर और ए आर वक्र जो होते हैं वो दोनों अलग होते हैं और ए आर वक्र जो होता है वही डिमांड कर्व होता है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ झुके होते हैं, यानी कि जब कीमत एकाधिकारी द्वारा कीमत अधिक निर्धारित की जाएगी, अगर यहाँ कीमत निर्धारित की जाती है, मान लो पी कीमत निर्धारित की जाती है, तो वो क्या है, उत्पादन जो है अपना कम मात्रा बेचेगा, उत्पादन की क्यों मात्रा ही बेच पाएगा। अगर उसे अधिक मात्रा बेचनी है तो अपनी कीमत क्या है, कम रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ अगर कीमत निर्धारित करता है तो अधिक मात्रा वो बेच पाएगा। जैसे जैसे कीमत कम होती है तो एम आर कर्व जो होता है वो ए आर की तुलना में अधिक तेजी से नीचे गिरता है। ए आर में जो गिरावट है वो एम आर की तुलना में कम होती है। एक और विशेषता है कि एम आर कर्व जो होता है वो धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक तीनों हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव, जीरो, यहाँ क्या है, एम आर जो है जीरो है, और नेगेटिव यहाँ ऋणात्मक है। तो तीनों स्थितियाँ हो सकती है एम आर कर्व की, लेकिन ए आर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता या नेगेटिव नहीं होता है। फिर आगे चलते हैं। आगे हम करेंगे एकाधिकार में संतुलन निर्धारण। एकाधिकार की अवस्था में कीमत और संतुलन का निर्धारण जो है वो दो दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किया जा सकता है। पहला है कुल आय और कुल लागत विधि के द्वारा संतुलन का एकाधिकारी संतुलन को निकाला जा सकता है, यह संतुलित कीमत निर्धारित की जा सकती है। दूसरा है सीमांत आय और सीमांत लागत विधि। तो पहले हम करेंगे कुल आय और कुल लागत विधि। कुल आय और कुल लागत विधि में एकाधिकारी उस टाइम संतुलन में होता है जब उसका कुल आय और कुल लागत का अंतर जो होता है वो अधिकतम होता है, यानी कि कुल आय जो है उसकी कुल लागत से अधिक होती है, तब क्या उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। तो डायग्राम में हम कर लेते हैं। ओ एक्स पर उत्पादन दिखाया गया है, ओ वाई पर आय दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा टीसी कर्व जो है कुल लागत वक्र, सॉरी कुल आय वक्र स्टार्ट होता है। ये क्या है, टी आर है, ये हमारा टी आर है, यानी कि जब उत्पादन नहीं होता है तो आय भी क्या है, जीरो होती है, उत्पादन भी जीरो है। ठीक है, लेकिन जब उत्पादन नहीं है, आय नहीं है, तो लागत तो कुछ ना कुछ जो फिक्स लागतें होती है, ठीक है, वो तो उठानी पड़ती है। तो लागत वक्र जो है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और जहाँ इन दोनों का अंतर जो है मैक्सिमम होगा, ये हमारा टीसी कर्व है, कुल लागत वक्र है। तो यहाँ जहाँ इन दोनों का अंतर जो होता है वो अधिकतम होता है, वहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो ये हमारा टीपी कर्व है, टोटल प्रॉफिट, टीपी, यानी कि जब टी आर जो है वो जीरो है और कुल लागत जो है वो यहाँ है आर पे, तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या है, ऋणात्मक है, यानी कि नेगेटिव जा रहा है। जब धीरे धीरे
कुल आय जो है बढ़ती है और कुल लागत जो है कम होती है, तो प्रॉफिट क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और इस पॉइंट पे जो है ये मैक्सिमम है, एम पॉइंट पे जो टोटल प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है। यानी कि यहाँ ए और बी के बीच जो है टीसी का टी आर और टीसी का अंतर जो है वो अधिक है, यानी कि टी आर जो है टीसी से अधिक है, तो यहाँ अधिकतम प्रॉफिट मिल रहा है। एक विधि तो ये हो गई। अगली है सीमांत आय और सीमांत लागत विधि। इस दृष्टिकोण के अनुसार एकाधिकारी उस समय संतुलन की अवस्था में होगा जब उसकी दो शर्तें पूरी हो रही होती है। पहली शर्त है सीमांत आय, यानी कि एम आर इज इक्वल टू एम सी, सीमांत आय जो है वो सीमांत लागत के बराबर हो। और दूसरी क्या है, सीमांत लागत वक्र जो है वो सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे, यानी कि इस तरह का होता है सीमांत आय वक्र एकाधिकार में, ये एवरेज और ये मार्जिनल। ठीक है, तो एम आर को क्या है, एम सी जो है वो नीचे से कट करे, ऐसे एम सी ये नीचे से ऐसे कट कर रहा है इसको। ठीक है, तो दूसरी शर्त ये पूरी होनी चाहिए और इस पॉइंट पे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। वहाँ जो है एकाधिकारी संतुलन की अवस्था में होगा। अब संतुलन का अध्ययन जो है समय की दो अवधियों में करेंगे हम। पहला है अल्पकाल और दूसरा है दीर्घकाल। सबसे पहले अल्पकाल की स्थिति लेते हैं। तो अल्पकाल में एकाधिकारी के संतुलन की तीन स्थितियाँ होती है। कौन कौन सी, उसे सामान्य लाभ मिल रहे होते हैं, असामान्य लाभ भी प्राप्त होते हैं, न्यूनतम हानि भी प्राप्त होती है। तो तीन स्थितियाँ उसकी हो सकती हैं। पहला पॉइंट करते हैं असामान्य लाभ। एकाधिकारी को असामान्य लाभ कब होंगे, जब उसकी औसत आय जो है वो औसत लागत से अधिक होगी। ठीक है, डायग्राम में कर लेते हैं। ओ एक्स पर उत्पादन दिखाया गया है और ओ वाई पर लागत और आय दिखाई गई है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ए आर और एम आर कर्व क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं। ये हमारा ए आर कर्व है, ये एम आर कर्व है। तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, एम आर और एम सी जो है वो इक्वल होते हैं और एम आर को एम सी जो है वो नीचे से कट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, संतुलन होगा। तो ये संतुलित आउटपुट निर्धारित किया जाएगा और ये कीमत निर्धारित की जाएगी। ठीक है, लेकिन असामान्य लाभ कब होते हैं, जब ए आर से जो है ए सी अधिक होता है। तो हमारा ए सी कर्व जो है वो ए आर से नीचे बनेगा। तो ये हमारा ए सी कर्व है, यानी कि औसत लागत वक्र है, ये सीमांत लागत वक्र है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये कीमत निर्धारित की गई थी और ये P1 हो गया। ठीक है, ये जो है OP1 जो है इसकी लागत है, वस्तु की बनाने की जो लागत आ रही है, ये कीमत निर्धारित की गई है। तो ये ए पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ बी और ये क्या हो गया। तो संतुलन में क्या होता है, जहाँ एम आर और एम सी इक्वल होते हैं, तो ई पॉइंट पे क्या है, एम आर इज इक्वल टू एम सी है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और एम सी कर्व जो है एम आर को नीचे से कट कर रहा है, तो संतुलन की अवस्था में कीमत जो है वो ओ पी निर्धारित की गई है। ठीक है, यानी कि ए क्यू के बराबर जो है प्राइस मिल रहा है। ठीक है, और लागत हमारी क्या है, बी क्यू है। तो इसमें से अगर बी क्यू माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। तो प्रॉफिट किसके इक्वल है, ए बी पार्ट के इक्वल जो है एकाधिकारी को प्रॉफिट मिल रहा है, यानी इस चित्र के बराबर जो है प्रॉफिट मिल रहा है। ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, अगला पॉइंट करते हैं सामान्य लाभ। सामान्य लाभ में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट में ए आर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, जहाँ ए आर और ए सी जो दोनों बराबर होंगे तो सामान्य लाभ मिल रहे होते हैं। डायग्राम में कर लेते हैं। ओ एक्स पर उत्पादन, ओ वाई पर आय और लागत दिखाई गई है। तो
पहले ए आर कर्व बना लेते हैं। ये हमारा ए आर वक्र है, ये एम आर कर्व हो गया। ठीक है, तो सामान्य लाभ में क्या होता है, ए आर जो है वो एम सी के इक्वल है, सॉरी ए सी के इक्वल होता है। ठीक है, और एम सी जो है वो एम आर को नीचे से कट करती है, ये हमारी एम सी होगी। तो यहाँ क्या है, संतुलित उत्पादन निर्धारित किया जाएगा। वो क्या जो है वो संतुलित उत्पादन होगा, और ये जो है हमारी संतुलित कीमत निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो जितनी लागत है उतनी आय प्राप्त हो रही है, तो ये हमें क्या है, यहाँ ओपी के बराबर सामान्य लाभ मिल रहे हैं। आगे करते हैं न्यूनतम हानि। न्यूनतम हानि कब होती है, जब हमें जो औसत फिक्स लागत होती है उसके बराबर लॉस होता है। यानी कि परिवर्तनशील जो लागतें होती है वो तो मिल रही होती है, लेकिन जो फिक्स लागत होती है वो प्राप्त नहीं होती एकाधिकारी को, तो उस टाइम न्यूनतम हानि होती है। कई बार ऐसी स्थिति होती है जिसमें एकाधिकारी को न्यूनतम हानि पर भी उत्पादन करना पड़ता है। अगर वो अल्पकाल में थोड़ी देर के लिए उत्पादन बंद कर देगा तो भी उसे फिक्स लागत की तो हानि उठानी ही पड़ेगी, इसलिए वो क्या है, मिनिमम लॉस पर उत्पादन जारी रखता है। तो डायग्राम में कर लेते हैं। ओ एक्स पर उत्पादन दिखाया गया है, ओ वाई पर रेवेन्यू और कॉस्ट दिखाई गई है। तो ये जो है हमारा ए आर कर्व है, ये एम आर कर्व है। ठीक है, तो न्यूनतम हानि में क्या होता है, ए वी सी के बराबर जो है हमें लागतें मिल रही होती है, ए आर जो है वो ए वी सी के इक्वल होती है। तो यहाँ जो है ये हमारा ए वी सी कर्व है। ठीक है, इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और एम सी कर्व जो है वो एम आर को नीचे से कट कर रहा है, ये हमारा एम सी कर्व हो गया। तो यहाँ जो है संतुलित उत्पादन निर्धारित किया जाएगा, और यहाँ जो है वो यानी कि इस पॉइंट पे कीमत निर्धारित की जाएगी, ये प्राइस हो गया। ठीक है, ई पॉइंट पे एम आर एम सी के इक्वल है, यानी कि ये संतुलन की अवस्था है। ठीक है, लेकिन हमारा औसत लागत वक्र जो है वो ए बी सी से ऊपर है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ए एफ सी के बराबर होगा, यानी ए एफ सी का लॉस हमें हो रहा है यहाँ। तो ये P1 हो गया, ये इतना जो एरिया है वो हमारा किसको दर्शाता है, लॉस को दर्शा रहा है। यानी कि यहाँ जो प्राइस हमने फिक्स की है, तो यहाँ तो हमें जो औसत परिवर्तनशील लागत है वो तो मिल रही है, लेकिन जो फिक्स लागत है उसकी हानि हमें उठानी पड़ रही है, फिक्स लागतें हमें प्राप्त नहीं हो रही हैं।